Hello everyone, welcome to my channel Metamind Management. So today I am sharing important questions of economics. ये questions आपके CSJMU एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर द कोर्स ऑफ BBA. आज मैं शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ. कल तक मैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं अपलोड कर दूंगी. ये जो क्वेश्चंस है बेटा, ये लास्ट 7 to 10 years के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. टोटल मेरे पास क्वेश्चंस हैं 44. लेकिन अगर आप इन 44 क्वेश्चंस को देखोगे, ये मैंने जो हाईलाइट करा हुआ है, ये लगभग 20 क्वेश्चंस हाईलाइटेड हैं. और ये तब हैं जब मैंने आधे से ज़्यादा वर्किंग करके रखी थी. मीन्स वो क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं वो मैंने हटा दिए थे. बहुत सारे हटाने के बाद ये 44 क्वेश्चंस आए. फिर मैंने, क्योंकि इम्पोर्टेंस मुझे शो करनी थी थोड़ी आप लोगों को क्वेश्चंस की, इस वजह से मैंने नहीं हटाए कि आप लोग खुद देख लो. इस लाइन से मैंने सारे क्वेश्चंस आपको दिखा दिए हैं जो ये आपके आए हैं 2013 से. आई थिंक मैंने लेना स्टार्ट करा है. ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं. सबसे पहला है मार्जिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटीज. ये क्वेश्चन मुझे 2 बार तो दिख गया. अभी नीचे आप देखोगे 2 बार जो दिखा है, मतलब मैंने 2 बार वो क्वेश्चन इस सीरीज में से हटाया है. उसके बाद मैंने +2 लिखा है. अब इस सीरीज में और आपको दिख जाए, जैसे ये देख लीजिए, मार्जिनल यूटिलिटी दिख रहा है मुझे यहाँ पे. ये लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं है. अगर और देखें, मार्जिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी नहीं, ये एक ही, ये 3 बार है. फिर भी इंपॉर्टेंट है. 3 टाइम्स ये क्वेश्चन आया कि व्हाट इज मार्जिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी. ये वाला क्वेश्चन 2 तरह से आया है. एक तो आपसे या तो लॉ ऑफ डिमांड पूछ लिया गया है, या डिफाइंड डिमांड पूछ लिया गया है, या फिर डिमांड विद डेफिनेशन पूछ लिया गया है. ठीक है, ये करके ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. मतलब अगर अभी आप पूरी सीरीज में देखोगे ना, तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पूछा गया है. उसके बाद आपका पूछा गया है, ये देखिए, बेसिस ऑफ डिमांड पूछा गया है. इसके बाद आपका पूछा गया है लॉ ऑफ डिमांड, ये 42 क्वेश्चन में. मतलब ये मुझे जो अप्रॉक्सीमेटली दिखा, तो ये 8 टाइम्स तो आपका ये क्वेश्चन दिखा ही दिखा होगा. तो दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है. क्या लॉ ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसकी डेफिनेशन मैं बोल रही हूँ. ठीक है, और डिमांड विद एन एग्जाम्पल. ठीक. थर्ड इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली कॉम्पिटिशन. ठीक, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली में होता है. ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है कि जब हम डिफरेंट लोगों से डिफरेंट टाइम पे या डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. जैसे हम किस किस बेसिस में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एज हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. मतलब हम, अगर हम रेलवेज की बात करें, तो रेलवे जो है वो ओल्ड एज पीपल के लिए अलग चार्ज कर रहा है और यंग एज पीपल के लिए अलग प्राइसिंग रख रहा है. तो ये हमने कैसे कर लिया, एज बेस पे कर लिया. हम जेंडर बेसिस पे प्राइसिंग करते हैं. अब बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे फीमेल्स की प्राइसिंग अलग होती है और मेल्स की प्राइसिंग अलग होती है. हम लोकेशन बेस पे कर लेते हैं. अर्बन एरिया में इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस अलग हैं और रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट के चार्जेस अलग हैं. हम यूसेज बेस पे कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉमर्शियल यूसेज के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हो तो उसका पर यूनिट चार्ज ज़्यादा होगा. अगर आप एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हो तो सबसे कम होगा. और अगर आप हाउस होल्ड यूसेज कर रहे हो तो मिड में होगा. ठीक, मतलब सबसे कम एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए, उसके बाद हाउस होल्ड, और देन किसका आता है हमारा, आपका इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए. ठीक है, तो ये हमारा ये क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. यही बताना है हमें इसमें. ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज. ठीक, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है. अभी नीचे देखेंगे, कई बार दिख जाएगा आपको. डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, 3 बार तो मैंने खुद हटाया. अभी नीचे आप देखोगे तो और मिल जाएगा आपको. प्रोडक्शन फंक्शन, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है. ठीक, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट बोल दो, या फिर ये आपसे लॉन्ग में पूछ लेगा जो इसकी टेक्निक्स होती हैं, कि कौन सी दो टेक्निक्स होती है ना, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट के बेसिस में. तो इन दोनों टेक्निक से कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है. ठीक, तो या तो ये लॉन्ग में पूछ लेगा, अदरवाइज शॉर्ट में तो ये कई बार आया है. लॉ ऑफ रिटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम इसको इग्नोर ही नहीं कर सकते. आप
किसी को भी इग्नोर करना, लेकिन ये हाईलाइटेड क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर मत करना। 44 क्वेश्चंस में मैंने 20 क्वेश्चंस लगभग हाईलाइट करे हैं। अगर आप 44 के 44 देखोगे तो 44 में आई एम वेरी श्योर कि 10 ऐसे होंगे जो रिपीटेड होंगे, मतलब 32 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पूरे पूरे आपको पढ़ने होंगे, बाकी तो इसमें रिपीटेड ही आ जाएंगे, लेकिन ये 20 क्वेश्चंस को तो बिल्कुल मत आप इग्नोर करिएगा। सेकेंड है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, देखना ये मार्जिनल जो थ्योरीज है ना, चाहे ये मार्जिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी हो या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, एक बार आपको मार्जिनल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको कोई भी थ्योरी पूछ ली जाए आप उसको आसानी से कर सकते हो। इन वॉट वेज डज इकोनॉमिक्स बिकम पॉजिटिव साइंस? इकोनॉमिक्स किन वेज में पॉजिटिव साइंस बनती है? इकोनॉमिक्स जो है वो दो तरह की साइंस होती है, एक होती है नॉर्मेटिव साइंस, एक होती है पॉजिटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है? नॉर्मेटिव साइंस सेज व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। पॉजिटिव साइंस सेज व्हाट इज, क्या है। मतलब जैसे अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री और फिजिक्स ये कैसी साइंस है, तो ये पॉजिटिव साइंस है। आप इसमें अपना थॉट नहीं बता सकते हो कि ये होना चाहिए। ठीक, उसमें अगर कोई रूल लिखा हुआ है तो वो रूल वही ही रहेगा। ठीक, फोर्स का कोई फॉर्मूला है तो फोर्स का फॉर्मूला वही रहेगा जो है। ठीक है, कोई थ्योरम है तो वो वही रहेगी जो है, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। तो व्हेन समथिंग गिव्स द आंसर ऑफ व्हाट इज, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो कौन सी होती है? पॉजिटिव साइंस होती है। तो क्या इकोनॉमिक्स भी पॉजिटिव साइंस है? यस, इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये क्या कभी चेंज होते हैं हमारे थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग, या हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, जो भी बोला है, अगर बोला है कि इफ प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, तो चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, ये डेफिनेशन नहीं चेंज होने वाली है। सो यस, देयर आर सम रूल्स इन द इकोनॉमिक्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, और क्योंकि वो चेंज नहीं किए जा सकते, हमेशा वैसे ही पढ़े जाएंगे, तो वो कौन सी साइंस हो जाएगी? हमारी पॉजिटिव साइंस हो जाएगी। व्हाट इज सप्लाई कर्व? डिस्क्राइब इट्स स्लोप। हमें क्या नहीं इग्नोर करना है? हमें डिमांड की डेफिनेशन, डिमांड का कर्व, और जो उसका स्लोप होता है कैसा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरा सप्लाई, सप्लाई का कर्व, और जो उसका स्लोप होता है कैसा? अपवर्ड स्लोपिंग। ये दो चीज़ बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। ठीक, तो ये भी क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें 13 क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा है वाई डज मार्जिनल यूटिलिटी फॉल। अब मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ से आ गया? पहले वाले क्वेश्चन से, देखा, रिपीट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस लाइन? क्या ऑफ प्राइस लाइन की मीनिंग होती है? हाउ कैन कंज्यूमर्स सरप्लस बी मेजर्ड? अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन समझ में आ गया तो ये सरप्लस भी समझ में आ जाएगा। हर एक चीज इंटर रिलेटेड है। which are internal factors affecting the volume of production? पहली चीज मैंने बताई, डिमांड नहीं इग्नोर करनी, सप्लाई नहीं इग्नोर करनी। अब आ गया प्रोडक्शन। डिमांड की डेफिनेशन पूछेगा शॉर्ट में, सप्लाई की पूछेगा, प्रोडक्शन की पूछेगा। अब प्रोडक्शन में पूछ क्या रहा है? कह रहा है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट आ गया शॉर्ट रन प्रोडक्शन। एक बार तुमसे पूछ लेगा लॉन्ग रन प्रोडक्शन, तो तुम्हें अगर प्रोडक्शन पढ़ना है तो दो प्रोडक्शन की डेफिनेशन कैसे याद करोगे? प्रोडक्शन दो तरह से होता है, शॉर्ट रन से होता है, लॉन्ग रन से भी होता है। शॉर्ट रन में क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है? सारी ही कॉस्ट कौन सी होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो जब प्रोडक्शन पढ़ना, प्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ना, तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना। ठीक, उसी कॉन्सेप्ट से लगभग 3 से 4 तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। देखो यहाँ पे हमने देख लिया कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को। दूसरा कह रहा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट इज व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स? डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होते हैं? ठीक, ये आपका शॉर्ट में आ गया तो शॉर्ट में ठीक, वरना लॉन्ग में आएगा। जो आपका इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स है ना, उसका कॉन्सेप्ट है ये। ठीक, व्हाट इज एक्सपेंशन पाथ? इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक, राइट 4 लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की 4 लिमिटेशन याद रखना, इकोनॉमिक्स के 4 सिग्निफिकेंस याद रखना, 4 फीचर्स याद रखना। ठीक, ये तो आपको अवॉइड ही नहीं करने, क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग में आएगा। इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन तो यूनिट 1 से बनेगा ही बनेगा, जिसमें हमें आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होगी कि नेचर क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, उसकी लिमिटेशन क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स 2 टाइप की होती है, मैक्रो और माइक्रो। ये भी क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार आया है, तो हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, 10 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं ना बेटा,
जैसे 10 क्वेश्चन तो शॉर्ट में मिलेंगे दिखेंगे 10 या 8 तो क्वेश्चन दिखेंगे। तो 8 क्वेश्चन के लिए अगर तुम 40 क्वेश्चन तैयार कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत आसानी से तुम्हें इसमें से सब फंस जाएंगे। फिर देख लो, अगेन क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड क्या कहलाता है, ठीक। ऊपर आया बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको भी इग्नोर नहीं करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पढ़ के जाना, आ सकता है। प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस कैसे डिटरमाइन करा जाता है, अभी मैंने 2 आपको अप्रोचेस बताई हैं, ठीक है। एक मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, और दूसरा एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट, ठीक। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बहुत ईजिली इसको समझा दूंगी। ये क्वेश्चन फंसेगा जरूर आपका, या तो प्राइस का फंसेगा या आपसे बोल देगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होता है। ये सारे क्वेश्चन एक ही ग्राफ से मैं इसके आंसर्स दे दूंगी। फिर आ गया व्हाट इज क्वासी रेंट, व्हाट इज एल शेप्ड कॉस्ट कर्व। ये ऐसे क्वेश्चन है जो वन टाइम मुझे दिखे हैं, ठीक। ये रिपीट तो नहीं हुए, वन टाइम दिखे, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं करा है। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अब भी देखा हम लोगों ने ऊपर, और अब भी आ गया, तीसरी बार आया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक। हाउ इज प्राइस इफेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो लिख लेना अपना, मुझे कमेंट में बता देना या मुझे मैसेज कर देना, मैं उस पर फिर से एक वीडियो बना दूंगी। और अगर आप बोलोगे कि नहीं मैम आप ना सबको समझा दो, तो मैं सबको समझाने वाला भी एक वीडियो बना दूंगी, ठीक। इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट एंड साइंस, इकोनॉमिक्स जो है आर्ट और साइंस है। 3 बार तो मैंने क्वेश्चन को यहाँ से सीरीज में से हटा के कट करा है, अब अगर ऊपर कहीं और मिल जाए तो वो और अलग बात है, लेकिन 3 बार मैंने, मतलब 1 टाइम दिस एंड +3 4 टाइम्स, ठीक। रिलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद मैनेजमेंट 1 टाइम देखा है मैंने, लेकिन फिर भी ये मैंने लॉन्ग में देखा है बेटा, लॉन्ग में एक लाइन लिखी हुई है ये, और उसके बाद कुछ और क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, लेकिन इकोनॉमिक्स का मैनेजमेंट के साथ रिलेशन पूछ लेता है, ठीक। तो देख लेना एक बार। थ्योरी ऑफ यूटिलिटीज बेटा अब भी ऊपर तुम देखते हुए आ रहे हो, कहाँ पे देखा था, ये देखो मार्जिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटीज, अभी यहाँ पे भी देखा था हमने कहीं पे थ्योरी ऑफ यूटिलिटीज, अब ये 3rd टाइम फिर से तुम्हारा आ गया थ्योरी ऑफ यूटिलिटीज। तो थ्योरी ऑफ यूटिलिटीज मतलब कि इग्नोर नहीं करना है, ठीक। बेसिस ऑफ डिमांड, डिमांड पढ़ोगे तो बेसिस पढ़ ही लेना, डिटर्मिनेंट्स पढ़ ही लेना, ठीक। टाइप्स ऑफ मार्केट, कितनी टाइप्स की मार्केट होती है, एक परफेक्ट कंपटीशन होता है, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। परफेक्ट होता है, इम्परफेक्ट में क्या क्या आता है, मोनोपोली आता है, मोनोपोलिस्टिक आता है, और ओलिगोपोली आता है, ठीक। शॉर्ट में आएगा तो हम सिर्फ इसका इंट्रो दे देंगे, लॉन्ग में आएगा तो हम सब कुछ लिखेंगे। इन सब के चार्ट हैं, आप बोलना, आपका आप अपनी प्रिपरेशन बताना, मैं उस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। आप बोलोगे तो कल हम लोग एक टाइम फिक्स कर लेंगे, मैं लाइव आ जाऊंगी, हम लोग जो भी टॉपिक तुम बोलोगे, जैसे अगर आपने बोल दिया कि प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ा दीजिए, तो मैं प्राइस डिटर्मिनेशन का चाहे 1 घंटा हो जाए चाहे 2 घंटे हो जाए, अगर आपको पढ़ना होगा तो आई विल बी देयर, मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। फिर देखो बेटा अभी ये आया फैक्टर्स बिहाइंड प्राइसिंग, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो प्राइसिंग के पीछे होते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि 3 चीज़ें हैं, कि इंक्रीजिंग रिटर्न है, डिमिनिशिंग रिटर्न है, और कांस्टेंट रिटर्न है। ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, ठीक। अब इसमें शॉर्ट में अलग अलग तुमसे किसी का भी पूछ सकता है, ठीक, कि व्हाट इज कांस्टेंट रिटर्न, व्हाट इज डिमिनिशिंग रिटर्न, व्हाट इज इंक्रीजिंग रिटर्न। डिफरेंट वेज थ्योरीज, ये इसमें लॉन्ग में भी आता है बेटा, वेज थ्योरी में एक ना एक जो है वो लॉन्ग में भी आता है। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, वाई आर डिफरेंट इन डिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ओनली, इन डिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होते हैं, ठीक। देख लेना, जो भी नहीं आता मुझे बता देना। हाँ ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इन डिफरेंस कर्व लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में सिर्फ इन डिफरेंस कर्व भी पूछा गया था, मैंने सिर्फ हाईलाइट कर दिया और क्वेश्चन हटा दिए। डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ यूटिलिटी तो आप देख ही रहे हो ना, कितनी बार पूछा गया और अलग अलग तरीके से पूछा गया। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड ऊपर देख चुके हैं हम, 3 बार ये पूछा जा चुका है। अच्छा न्यूमेरिकल मुझे शॉर्ट में सिर्फ एक दिखा और वो ये दिखा, तो मैंने ये आपके लिए रख दिया है कि ये न्यूमेरिकल मुझे दिखा, ठीक। ये न्यूमेरिकल करके देखना, अगर आ जाता है आपको तो ठीक है, वरना मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। डिफरेंस बिटवीन रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू अ स्केल, ये भी देखो शॉर्ट में ही पूछ लिया इन्होंने, इसी से रिलेटेड है, रिटर्न्स वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। तो ये मैंने 44 क्वेश्चंस आपके लास्ट 10 ईयर्स में से निकाल के आपको दे दिए हैं, इसमें से आप प्रिपेयर कर लेना। मुझे पूरा भरोसा है कि 90% इसी में से आ जाएगा आपका,
लॉन्ग का मैं कल अपलोड कर दूंगी। आप मुझे बता देना कि आप कैसे पढ़ना चाहते हो। आप टॉपिक मुझे बताओगे कि ये टॉपिक्स मैं पढ़ा दूँ, वो टॉपिक्स मैं पढ़ा दूँ। अदरवाइज आप बोलोगे कि लाइव आके पढ़ा देते, तो फिर मैं लाइव आके पढ़ा दूंगी। हम लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने से मतलब है, तो मैं वो बता दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।